नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय रंजीत सर में। दो घात समीकरण, आज हम पढ़ेंगे दो घात समीकरण के बारे में। दो घात समीकरण यानी ऐसा समीकरण जिसमें दो घात हो, उसे हम दो घात समीकरण कहते हैं। पिछली क्लास में हमने बहुपद के बारे में पढ़ा था। ऐसा व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद हों, उसे हम बहुपद कहते हैं। एक से अधिक पद, जैसे हमारा 2x प्लस 2x प्लस 3y प्लस 4 कॉमा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कॉमा 2x प्लस 4 आदि। बहुत सारे बहुपद बनते हैं जिसमें हमारे एक से अधिक पद हों, उसे हम बहुपद कहते हैं। अगर इन बहुपदों को हम जीरो के समतुल्य कर दें, जीरो के बराबर कर दें, तो उससे जो प्राप्त होगा वो हमारा क्या कराएगा, समीकरण। अगर इस किसी भी बहुपद को हम जीरो के बराबर कर दें, इक्वल टू जीरो कर दें, तो ये हमारा समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है? समीकरण। यानी बहुपद को अगर हम जीरो के तुल्य कर दें, जीरो के बराबर कर दें, तो वो हमारा समीकरण कहलाता है और उसे हम समीकरण कहेंगे। दो घात समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें दो घात हो, यानी उसकी जो अधिकतम घात है वो कितनी हो, दो घात हो, उसे हम दो घात समीकरण कहते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा दो घात समीकरण है। इसमें सबसे बड़ी घात जो है वो दो है। दो घात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड जो इसकी फॉर्म है वो हमारी क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी यानी मानक रूप जो है वो हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये दो घात समीकरण का हमारा मानक रूप कहलाता है, जहां पर a इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। यानी a की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 0 नहीं हो। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक का मान जो हमारा वो है वो 0 होगा, तो वो समीकरण हमारा दो घात समीकरण नहीं कहलाएगा। कितने घात का कहलाएगा? एक घात का, यानी रैखिक समीकरण कहलाएगा। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो वो रैखिक समीकरण हो जाएगा। इसलिए a की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर गुणांक जब 0 नहीं होगा तभी वो हमारा दो घात समीकरण कहलाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा दो घात समीकरण का मानक रूप। एक में जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें जांच करनी है कि दिए हुए समीकरण दो घात समीकरण है अथवा नहीं है। अगर दिए हुए समीकरण में सबसे बड़ी घात x पर घात 2 होगी तो वो हमारा दो घात समीकरण होगा, अन्यथा दो घात समीकरण नहीं होगा। पहला प्रश्न है हमारा x प्लस 1 का होल वर्ग इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। x प्लस 1 का जब होल वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और इज इक्वल में 2x माइनस 6। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 6 आएगा। यानी इस इक्वेशन में हमारी जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी आएगी, 2। सबसे बड़ी घात हमारी 2 आएगी, इसलिए ये हमारा दो घात समीकरण होगा। पहला जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा कैसा है, दो घात समीकरण है। सेकंड पार्ट में भी हमारी जो इक्वेशन की जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी, 2 है, तो ये भी इक्वेशन जो है वो दो घात समीकरण ही होगा। थर्ड पार्ट में क्या है, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3, दोनों का पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स का प्लस 1 में प्लस का x माइनस का 2x माइनस 2 का 1 में करेंगे माइनस का 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x और माइनस 3। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर दोनों साइड में एक्स स्क्वायर हमारा प्लस का है, पश्चांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, LHS और RHS में जो x पावर 2 की वैल्यू थी वो हमारी
नहीं बचेगी। जब x स्क्वायर 2 की वैल्यू नहीं बचेगी तो ये जो इक्वेशन बचा वो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 5। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2x का x में 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस x प्लस 1 का माइनस 3 में माइनस का 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस 5x। ये संख्या पश्चांतर कर लाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और इक्वल टू कितना आएगा 0। 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एक कम हो जाएगा, हमारा कितना जगह एक्स स्क्वायर 6x प्लस x माइनस 5x। तो 6x और माइनस 5 कितने हो गए, माइनस के 11 1 यानी माइनस का 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हमारी सबसे बड़ी घात 2 है तो ये हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो घात है वो हमारी 2 है, यानी एक्स स्क्वायर का पद इसमें है, अतः ये हमारा द्विघात समीकरण होगा। पांचवा पार्ट इसका है 2x माइनस 1 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और इंटू एक्स माइनस 1। फिर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का तो 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x और माइनस 5। पश्चांतर करेंगे 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटाएंगे कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर। पश्चांतर कर लो 2x स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा 7x प्लस का 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा हमारा माइनस का 4x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घट जाएगा, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा द्विघात समीकरण होगा। ये क्या होगा हमारा द्विघात समीकरण, क्योंकि जो सबसे बड़ी घात हमारी आ रही है एक्स स्क्वायर यानी एक्स पे घात 2, समीकरण में एक्स स्क्वायर का पद दिया हुआ है, अतः ये हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। 6 पार्ट इसका है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और ये जो हमारा इक्वेशन बन के आएगा, हमें बनाने की जरूरत नहीं इक्वेशन, क्योंकि हमें सिर्फ ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो एक्स स्क्वायर से जब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो उसके बाद जो हमारा समीकरण बचेगा उसमें सिर्फ एक घात होगी, यानी रैखिक समीकरण आएगा, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। 7 पार्ट x प्लस 2 का होल क्यू इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। बताना है द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। होल क्यू करेंगे इसका, कितना आएगा एक्स क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2x क्यू माइनस 2x। तो ये हो जाएगा अब आपका एक्स क्यू प्लस 8 प्लस 6x ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यू माइनस 2x। इक्वेशन को हल करने पर क्या हो रहा है, एक्स क्यू और 2x क्यू कैंसिल नहीं हो रहे हैं। अगर दोनों साइड में हमारा 2x क्यू आता तो 2x क्यू से 2x क्यू कैंसिल हो जाता और इसके बाद बचता जो हमारा समीकरण वो द्विघात समीकरण होता। लेकिन 2x क्यू और x क्यू कैंसिल नहीं होंगे, इसका मतलब ये है कि इस समीकरण में x पे घात 3 सबसे बड़ी घात होगी। जब x पे घात 3 सबसे बड़ी घात होगी तो ये समीकरण 3 घात का होगा, यानी त्रिघात समीकरण कहलाएगा और द्विघात समीकरण ये नहीं कहलाएगा। ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा 8 पार्ट इसका
एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू इसका होल क्यूब करेंगे कितना आएगा, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में एक्स माइनस 2। एक्स क्यू से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, एक्स क्यू से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इसके बाद जो बचेगा उसमें एक्स पावर 2 आएगी और यहाँ भी एक्स पावर 2 आएगी, यानी एक्स पे घात 3 कैंसिल हो जाएगी और जो समीकरण हमारा बचेगा वो एक्स पे घात 2 का समीकरण होगा। अतः ये जो समीकरण है हमारा वो 2 घात समीकरण कहलाएगा, 2 घात समीकरण होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक भूखंड दिया है और भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो हमें क्या करना है, इसे एक वर्ग समीकरण के रूप में लिखना है जिससे कि हम लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात कर सकें। भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर, हमने मान लिया कि इसकी जो चौड़ाई है वो x मीटर है, तो इसकी लंबाई जो प्रश्न में दे रखी है, लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो क्या करेंगे, हम चौड़ाई में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को जोड़ देंगे। चौड़ाई को हमने x माना था तो लंबाई हमारी आ जाएगी 2x प्लस 1। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल दिया है 528 इज इक्वल टू लंबाई कितनी है 2x प्लस 1 और मल्टीप्लाई चौड़ाई हमने मानी थी x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 528 इज इक्वल टू 2x² प्लस x, पश्चांतर कर लें तो 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये हमारा 2 घात समीकरण प्राप्त हो गया जिससे हम लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में दिया है 2 धनात्मक क्रमागत पूर्णांक का गुणनफल जो है वो 306 है। तो हमें समीकरण बनाना है जिससे कि हम दोनों संख्याएं ज्ञात कर सकें। तो मान लेंगे, माना 2 धनात्मक क्रमागत जो पूर्णांक हैं वो x और x प्लस 1 है। 2 क्रमागत संख्याएं जो हैं, धनात्मक पूर्णांक जो हैं वो x और x प्लस 1 हैं। तो इनका जो गुणनफल है वो कितना है, 306। तो पहली संख्या हमारी x गुणा दूसरी संख्या x प्लस 1 इज इक्वल टू 306। मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो x² प्लस x इज इक्वल टू 306। 306 को पश्चांतर करें तो x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये एक 2 घात समीकरण बन गया जिसे हल करने पर हम दोनों क्रमांक संख्याओं के मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी हल करके पहले x का मान ज्ञात करेंगे और फिर पहली और दूसरी क्रमांक संख्या की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो यही हमें 2 घात समीकरण बनाना था जिससे कि हम दोनों मानों को ज्ञात कर सकें। दूसरे के थर्ड पार्ट में दिया है कि रोहन की आयु हमें ज्ञात करने के लिए एक 2 घात समीकरण बनाना है, जबकि उसकी माँ की जो आयु है वो रोहन की आयु के 26 वर्ष अधिक है। तो हम मान लेते हैं कि माना रोहन की आयु x वर्ष है तो उसकी माँ की आयु जो है वो x प्लस 26 होगी, क्योंकि रोहन की जो माँ की आयु है वो रोहन की आयु से कितनी वर्ष है, 26 साल अधिक है। तो रोहन की आयु x वर्ष, तो माँ की आयु जो होगी वो हमारी x प्लस 26 वर्ष होगी। यानी रोहन की आयु से उसकी माँ जो है वो रोहन से कितनी बड़ी है, 26 साल बड़ी है। 3 वर्ष पश्चात रोहन की उम्र और रोहन की माँ की उम्र, दोनों की उम्रों का जो गुणनफल है वो 360 होता है। यानी 3 वर्ष पश्चात रोहन और रोहन की माँ की उम्र जो है उन दोनों का गुणनफल 360 होता है। तो अभी x वर्ष है, 3 वर्ष बाद जो होगी वो उम्र हमारी कितनी, रोहन की उम्र कितनी होगी, 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र x प्लस 3 होगी, यानी 3 बढ़ जाएगी। अगर अभी 5 वर्ष है तो 3 साल बाद 8 हो जाएगी। अगर अभी 15 वर्ष है तो 3 साल बाद कितनी होगी, 18 वर्ष।
रोहन की माँ की उम्र x + 26 है, तो 3 वर्ष पश्चात क्या होगा, 3 वर्ष ज़्यादा हो जाएगी। यानी x + 26 में हम 3 और जोड़ देंगे और इक्वल टू कितना, 360, यानी 360, 360। तो x + 3 मल्टीप्लाई x + 29 माइनस पसंद कर ला रहे संख्या को 360, 360 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x² प्लस x का मल्टीप्लाई 29 में 29x प्लस 3 का x में करेंगे 3x और प्लस कितना आएगा 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बनेगा हमारा x² प्लस 2903 हो गया हमारा 32x। 360 में 87 घटाएंगे, 0 में 7 घटाएंगे 3 बचेगा, 15 में से 8 घटाएंगे 7 और ये 2। तो कितना आएगा, x² प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बनेगा जिसे हल करके हम रोहन और रोहन की माँ की आयु को याद कर सकते हैं। यानी रोहन की माँ और रोहन की आयु की उम्र जो है 360 है, तो रोहन की 3 साल बाद उम्र x + 3 और माँ की जो उम्र है वो x + 26 थी। 3 साल बाद 3 और जोड़ देंगे, दोनों का गुणा करेंगे, हल करने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगा x² प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। इसे हल करके हम मान ज्ञात कर सकते हैं। है 480 किलोमीटर दूरी को एक रेलगाड़ी किसी एक नियत चाल से नियत समय में तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसे यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसे पहुंचने में 3 घंटा समय ज़्यादा लगता है। तो हमें समीकरण बनाना है जिससे कि हम रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कर सकें। मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और उसे जो पहुंचने में समय लगता है वो कितना लगता है, y। दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, चाल हमारी दूरी कितनी है 480, चाल x इंटू समय y। क्वेश्चन फर्स्ट कर लेंगे। यदि क्या होता है, यदि इसकी चाल x, चाल को क्या कर दिया जाए, चाल को हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें। पहले हमारी चाल जो थी x थी, इसमें अगर हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम कर दें तो उसे जो समय लगता है, समय वो कितना लगता है, 3 घंटा ज़्यादा लगता है। तो दूरी तो वही रहेगी, सूत्रफल वही रहेगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो 480 बराबर चाल x - 8 इंटू समय कितना y + 3। इक्वेशन ये सेकंड हो गया। पहले और दूसरे दोनों समीकरणों को हल करके हम x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। या क्या कर सकते हैं, हम इस समीकरण में दोनों का मल्टीप्लाई करें और x y की वैल्यू यहाँ रख दें, तो फिर एक समीकरण ज्ञात हो जाएगा और उनको हल करके हम फिर समीकरण ज्ञात कर सकते हैं।